हिटमैन इकॉनमी क्या है और इमरान खान ने इस पे वार्निंग क्यों दी थी? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर उनको फोर्स करते हैं लोन्स लेने पे, उनको पहले आसान किस्तों पे लोन्स देते हैं। बेसिकली एक लोन ट्रैप। कोई इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाता है कि ये उनका बंदा है, कोई नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगाता है कि ये उनका बंदा है। और इमरान खान साहब ने भी इसी तरह प्लान बनाया था। वो खुद तो रेजिलेंट थे, वो खुद तो टफ थे, लेकिन हमारी कौम को भी उन प्लान्स के ऊपर अमल करने के लिए जो है वो टफ होना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये था कि जो उनकी टीम थी उनके साथ, वो मोस्टली उन लोगों पर इन्हिसार कर रही थी जो पुराने लोग, आजमाए हुए लोग थे। फिर उसके साथ वो लोग थे जो उनके साथ सिंसियर नहीं थे, उनके अपने आप समझ लें इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट थे उनके, जिसके ऊपर वो काम नहीं करना चाह रहे थे। वो हमारे पे उस लोन के हवाले से कोई कड़ी शर्तें रख सकते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, ट्विटर है, फाइवर है, अपवर्क है, इनके साथ कोई अच्छी कोलैबोरेशंस करें हमारी यूथ के लिए। प्रॉपर्टी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइल अगर आप ले लेंगे तो फाइल में तो नुकसान भी हो सकता है। आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसको एटलीस्ट 10 साल 12 साल अपने पास होल्ड करना है। देखिए, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ वो स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छी है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज भी बहुत अच्छी है। 10-10 करोड़ रुपया, 20-20 करोड़ रुपया लोगों ने बैंकों में रखा है और जिससे लोगों ने फायदा उठाया, क्योंकि वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट थी। लोगों ने अपना काम खत्म किया, बिजनेसमैन ने अपना पैसा सिक्योर किया। तो आप देखें, दुबई में पैसे लेके आते हैं, दुबई ने अब वहाँ पे फ्रीलांस वीजा इशू कर दिया। टेररिज्म इतना होता रहा है तो हुकूमत भी डरती है, स्टेट बैंक भी डरता है कि अगर ये पैसा किसी ने फ्रीलांसिंग के थ्रू पाकिस्तान में टेररिज्म के लिए मंगा लिया तो ऑब्वियसली इसके ऊपर हमें टाइट सिक्योरिटी चेक्स रखने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू प्लस के पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं खावर बुखारी। नाज़रीन, आज हमारे साथ फाइनेंस के एक्सपर्ट मौजूद हैं, इकॉनमी के एक्सपर्ट मौजूद हैं। क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है, तो हमने सोचा क्यों ना आज एक इकॉनमी के एक्सपर्ट से पूछा जाए कि पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे बेहतर हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तैमूर डार साहब, आप कैसे हैं? ठीक? मैं ठीक हूँ जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। सर, ये बताएं कि ये हिटमैन इकॉनमी क्या है और इमरान खान ने इस पे वार्निंग क्यों दी थी? देखिए, हिटमैन इकॉनमी जो है, इस आप अगर मोटा मोटा मैं आपको समझाऊं तो जो बड़े वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं, वो छोटी कंट्रीज़ जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और उनको लोन्स दिए जाते हैं जिसके ज़रिए फिर वो उनको कंट्रोल करते हैं। इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है, कन्फेशंस ऑफ हिटमैन, जॉन पर्किंस ने 2004 में लिखी थी, जिसका इमरान खान साहब ने जिक्र भी किया था। उस बुक के अंदर उसने उसकी एक तरह की, आप ये समझें, ऑटोबायोग्राफी ही है, जिसमें उसने बताया था कि हम किस तरह अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनके ऊपर उनको फोर्स करते हैं लोन्स लेने पे, उनको पहले आसान किस्तों पे लोन्स देते हैं। बेसिकली एक लोन ट्रैप के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, डेट ट्रैप जो होता है। बट हैविंग सेड दैट, सारे डेट्स जो होते हैं वो इस तरह का ट्रैप तो नहीं होते, बट हिटमैन इकॉनमी का चूंकि आपने जिक्र किया है तो वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। डू यू बिलीव इन हिटमैन इकॉनमी? देखें, बिलीव इन व्हाट सेंस? ऑब्वियसली देखें, ये तो है। आप देखें जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्होंने, आप अगर जो कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश हो गया, इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, लिबनान हो गया, इन जगहों पे लोन्स उन्होंने दिए हैं और उनको ट्रैप किया और आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ पे अपनी मर्ज़ी के बंदे वो लेके आए। और पाकिस्तान में भी यही खदशा है कि वो यही काम करना चाहते हैं। अच्छा। कोई इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाता है कि ये उनका बंदा है, कोई नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगाता है कि ये उनका बंदा है। तो ये हिटमैन इकॉनमी तो बिल्कुल एग्जिस्ट तो करती है इस दुनिया में। सही। तो इमरान खान साहब का जो इकॉनमी प्लान था वो कैसा था? वो क्या इस मुल्क की नैया पार लंघाने के लिए ठीक था, या आप समझते हैं कि वो बस ऐसे फरसूदा सा निज़ाम था? देखें, प्लान्स तो जो भी बनाता है वो प्लान तो अच्छा ही बनाता है, और इमरान खान साहब ने भी इसी तरह प्लान बनाया था। बट देखिए, उनके प्लान के साथ कुछ कुछ उनके चैलेंजेस भी थे जो उनको फेस करना पड़े। वो खुद तो रेजिलेंट थे, वो खुद तो टफ थे, लेकिन हमारी कौम को भी उन प्लान्स के ऊपर अमल करने के लिए जो है वो टफ होना पड़ेगा। एज एन इंडिविजुअल, हम, मुझे और आपको और हम सबको जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। वो खुद तो कर सकते थे, वो इसलिए एक्सपेक्ट भी करते थे कि पूरा मुल्क जो है वो उनके साथ उसके ऊपर खड़ा होगा। कोविड ने आके थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब किया, उनके प्लान्स को। वो चाहते थे कि हम सेल्फ सफिशेंट हो जाएं, हम IMF के ऊपर ज़्यादा भरोसा ना हमें हो, हम खुद अपना काम कर सकें। तो बिल्कुल प्लान तो बहुत अच्छा था, जिसके लिए उन्होंने काम भी किया। उन्होंने हेल्थ कार्ड निकाला, उन्होंने किसानों के लिए डिफरेंट स्कीम्स निकालने की कोशिश की, उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो है वो बूस्ट करने की कोशिश की। तो वो चाहते थे जो जॉब क्रिएशन है हमारे मुल्क में उसको बेहतर किया जाए। तो कहाँ मेजर गलतियां इमरान खान ने की अपने इकोनॉमिक प्लान में? एज ए इकोनॉमिस्ट आप इसको कैसे देखते हैं कि उनकी मेजर गलतियां क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो ये था कि जो उनकी टीम थी उनके साथ, वो मोस्टली उन लोगों पे इन्हिसार कर रही थी जो पुराने लोग, आजमाए हुए लोग थे। अच्छा। बहुत कम लोग थे उनके साथ जो नए लोग थे, जो फर्स्ट टाइम कैबिनेट में उनकी हिस्सा बने थे। मोस्टली तो पुराने ही लोग थे जो थे। प्लस फिर उसके साथ वो लोग थे जो उनके साथ सिंसियर नहीं थे, उनके अपने जो, आप समझ लें, इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट थे उनके, जिसके ऊपर वो काम नहीं करना चाह रहे थे।
कोविड ने बहुत डिस्टर्ब किया कोविड उनके ने प्लान उनको को, काफी जिसकी वजह से हमें पीछे जाना पड़ा। IMF के पास जब उनकी गवर्नमेंट आई, IMF के पास वो थोड़ा सा लेट गए, जिससे हमारे डॉलर को जो है वो बहुत ज़्यादा, हमारा रुपया डिवैल्यू हुआ, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में एकदम महंगाई आई। अच्छा। बट अगर आप ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूँ, अगर आप 2013 में भी देखें, जो नवाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट आई थी, तो उस वक्त भी हमारे मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं थे। बट 16-17 में जाके कुछ हालात की स्टेबिलिटी आना शुरू हुई थी। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो मेजर क्राइसिस है, जिससे दुनिया भी पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार नहीं है, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और इमरान खान को भी इसी चीज़ का सामना करना पड़ा। प्लान्स तो उन्होंने बनाए, बट जैसे ही नई गवर्नमेंट आती है, नई कैबिनेट आती है, वो सारे पुराने प्लान्स को जो है वो माइनस कर देती है और फिर अपने प्लान्स को लेके आती है आगे। आपने अभी दूसरे ममालिक की बात की, दोस्त ममालिक से पाकिस्तान की इकॉनमी को कितना फ़ायदा हो रहा है और दोस्त ममालिक पे पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी मुनहसर करती है? लेकिन जो सबसे बड़ा हमारा दोस्त है वो तो चाइना है जी। और हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है थ्रू CPEC। हमारी 40 to 50% जो इम्पोर्ट्स पे हम जो इन्हिसार करते हैं वो चाइना से हमारा आ रहा है। उसके साथ फिर हमारा ईरान है। ईरान के साथ हम एनर्जी सेक्टर के ऊपर काम करना चाहते हैं, बट ईरान की अपनी पॉलिटिकल जो उनके ऊपर सैंक्शंस हैं फ्रॉम US एंड द गल्फ स्टेट्स, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान भी जो है उनके साथ काम करें, क्योंकि पाकिस्तान को फिर उनको नाराज़ करना पड़ेगा अपने जो US पार्टनर्स हैं या जो गल्फ पार्टनर्स हैं। इसी तरह रशिया है, रशिया के साथ भी पाकिस्तान काम कर सकता है एनर्जी सेक्टर के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर भी हमें मसले मसाइल हैं, क्योंकि रशिया भी अमेरिका के साथ उसकी नहीं बनती है। तो पाकिस्तान को अगर उसके पास जाना है तो अमेरिका को थोड़ा सा नाराज़ करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे किन सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है अगर ईरान के साथ तिजारत बहाल की जाए, चीन के साथ तो हो रही है, और रशिया के साथ बहाल की जाए, किन सैंक्शंस का सामना करना पड़ता है? देखिए, सैंक्शंस तो वो कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आप देखें, जैसे अगर IMF से हमें लोन मिलता है तो वो मोस्टली US कंट्रोल्ड लोन ही होता है, क्योंकि उनको भी हेड US या ब्रिट्स ही कर रहे होते हैं। वो हमारे पे उस लोन के हवाले से कोई कड़ी शर्तें रख सकते हैं। जब हमें बेल आउट पैकेजेस चाहिए उसको और सख्ती कर सकते हैं। हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल की US की तरफ जाती हैं, वो उसको बंद कर सकते हैं। हमारे जो ट्रैवलिंग है, वीज़ाज़ की, इस तरह के वो हमारे साथ वो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, हमारे स्टूडेंट्स कितने जाते हैं जो US में, उनके ऊपर सख्तियाँ लेके आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमें एक मिक्स्ड बैलेंस रखना है कि हम उनको भी नाराज़ ना करें। हाइपोथेटिकली अगर हम देखें एक चीज़ को, एज ए इकोनॉमिस्ट, आप अगर कोई हुकूमत को, इस मौजूदा हुकूमत को एक मशवरा देना चाहें, जैसे शब्बर जैदी साहब देते हैं, तो क्या मशवरा देंगे कि हम अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकें? देखिए, हमारी इकॉनमी जो है ना वो बेहतर हो सकती है, बट हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। हमारे लोगों को यकीन होना चाहिए कि जो कैबिनेट आई है, जो वज़ीर आज़म आया है, वो अपने मंसूबों को 5 साल में उसको मौका मिलेगा मुकम्मल करने का। सही। और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से मुराद ये नहीं है कि गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करे, मुराद ये भी है कि जो पिछली हुकूमत अच्छे प्लान और अच्छे फार्मूलाज लोगों के लिए निकाल के गई है, अगले आके उसको कंटिन्यू करें। ऐसा ना हो कि वो पुराने वालों ने जो प्लान्स किए हैं वो नए वाले आके, होता है ऐसा ही है, पुराने वाले बनाते हैं, नए वाले आके चेंज कर देते हैं। तो इसमें एक स्टेबिलिटी चाहिए, रिफॉर्म्स के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए, अपनी काबीना छोटी करनी चाहिए, अखराजात कम करने चाहिए, लेकिन वो ऊपर से नीचे ही अखराजात कम होते हैं। नीचे वाला तबका तो अखराजात कम नहीं कर सकता, उसके तो अखराजात बढ़ते जाते हैं। वो तो पहले ही दबा हुआ है उसमें। तो सर ये बताएं कि अभी जो रिसेंट हालात हैं मईशत के, ये मईशत के हालात क्या किस तरह बेहतर होंगे? छोटी सनतों के ऊपर काम किया जाए। देखिए, अभी जो हालात हैं, मैं पिछले साल भी जब हमें बात होती थी लोगों के साथ, तो हम यही कहते थे कि यार 1.5 साल लग जाएगा। इस बात को करते करते भी हमें इतना टाइम लग गया है। मॉनेटरी पॉलिसी हमारी थोड़ी सी नीचे तो अभी आई है, बट आई थिंक हमें अभी मजीद 6-8 महीने दरकार हैं लोगों को एतमाद में लेने के कि यार ये गवर्नमेंट कहीं नहीं जाएगी, ये 5 साल के लिए यहाँ पर मौजूद है। मॉनेटरी पॉलिसी हमारी जितनी नीचे आएगी, जितनी टाइट होगी, उतना मार्केट के अंदर पैसा आएगा। छोटी सनतों को बिल्कुल प्रमोट करने की ज़रूरत है हमें। आप ये देख लें, जैसे फ्रीलांस लोग आजकल काम करते हैं, उसको हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले तो उनको इंटरनेट प्रोवाइड करे। इंटरनेट की स्पीड जो है वो हमारी बहुत डिस्टर्ब्ड है, और अभी मैं कोई रिपोर्ट पढ़ा था कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द स्लोएस्ट इंटरनेट स्पीड इन द वर्ल्ड। सड़कें बंद हो जाती हैं, हमारे टेलीफोन के नेटवर्क्स नहीं चलते। तो इस तरह की जो चीज़ें जो होंगी, तो छोटी सनत या छोटा जो एक इन्फ्लुएंसर है या जो फ्रीलांस काम करने वाला है, वो कैसे अपने आप को प्रमोट करेगा? हमारे पास IMF के अलावा और कोई हल नहीं है अपने मुल्क की मईशत को चलाने का? हम कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं। हम चाइना का मॉडल क्यों नहीं फॉलो करते? देखिए, चाइना का मॉडल फॉलो करना इतना आसान नहीं है हमारे लिए। हमारे मुल्क में रिफॉर्म्स की स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। वो एक यूनिफाइड और रिफॉर्म्ड मुल्क बन चुका है अब। हमें उस तरफ जाने के लिए टाइम लगेगा, हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। चाइना का मॉडल लेना या वेस्ट का मॉडल लेना, इट्स नॉट ईजी। हमें उसके लिए एक कंसिस्टेंसी चाहिए जो हमारे मुल्क के अंदर नहीं है, इंडिविजुअल्स के अंदर भी हमारे अंदर नहीं है। तो हम IMF के ऊपर देखें, जो गरीब होता है वो उधार पे ही चलता है।
और जब तक वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट नहीं करेगा वो कैसे आगे बढ़ेगा। अगर आपके या हमारे घर में कोई मुलाजिम है, वो बेचारा हमेशा उधार ही लेता रहता है, उसके अखराजात उसकी आमदनी से ज़्यादा होते हैं। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर करना पड़ेगा, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं एग्रीकल्चर की उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट करना पड़ेगा। हमारा जो फ्रीलांसर्स की जैसे अभी हमने बात की, वो हमारा बहुत ज़्यादा हमें हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर। जो माइक्रो और मिनी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, उनके ऊपर मैक्रो दोनों के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। इंपोर्ट हमारी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हमारी कम है, हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, हमारी आमदनी कम है, हमारे टैक्स रिफॉर्म्स नहीं है। वो इसीलिए नहीं है कि जो ऊपर बैठा हुआ तबका है वो टैक्स देना नहीं चाहता, जो बिजनेसमैन तबका है उसको इतने टैक्स तो देता है, बट उसको भी इतने रिफॉर्म्स के अंदर उसको इतना टाइट कर दिया जाता है कि वो भी टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस की कोशिश करता है। टैक्स कितना ज़रूरी है, और एक जैसे मिसाल के तौर पे एक बिजनेसमैन है, उसे कितने % टैक्स देना चाहिए ताकि हुकूमत इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर सके? देखिए, टैक्स अवॉइडेंस जो है ना वो दुनिया में हर जगह पे होती है। वो कानून के अंदर उसकी एक इजाज़त है। अगर आपके ऊपर कोई टैक्स लागू होता है, आप बिज़नेस करते हैं या आप कोई घर किराए पे देते हैं या आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो वो टैक्स के अंदर वो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वो आपको इजाज़त देता है कि आप अपने आप को इस टैक्स से बचा सकें और कम से कम टैक्स पे करें। बट टैक्स तो देना ज़रूरी है। जिस तरह इंटरनेट ज़रूरी है, जिस तरह सांस ज़रूरी है, उस तरह टैक्स भी देना ज़रूरी है। टैक्स हुकूमत को पैसा मिलेगा तो तभी हुकूमत आगे काम कर सकती है। बट उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो ऊपर बैठा हुआ तबका है वो टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा दे, जो हमारी नीचे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट हो। जॉबें हैं नहीं, टैक्स कैसे इकट्ठा करेंगे? जो भी आजकल बच्चा ग्रेजुएट करता है उसको 40-50 हज़ार से ज़्यादा की अनफॉर्चुनेटली जॉब नहीं मिलती। वो क्या टैक्स देगा उसके अंदर? तो जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, हमारा जो फ्रीलांसिंग का काम है वो बढ़ेगा। हम अगर रियल एस्टेट सेक्टर को गवर्नमेंट प्रमोट करे, बाहर से डेवलपर्स को लेके आए, जिस तरह दुबई में बाहर के लोग आके काम करते हैं, पाकिस्तान में हाउसिंग की जितनी नीड है, तो हमारे पास टैक्स इकट्ठा क्यों नहीं हो सकता? डू यू थिंक कि ये इट्स अ बेटर चॉइस टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान? देखिए, राइट नाउ इट इज़ द ओनली सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। लोगों को पता है कि, लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़ाइल अगर आप ले लेंगे तो फ़ाइल में तो नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कोई मौके की पोजीशन की चीज़ लेते हैं, जितने बड़े इंडस्ट्रियल्स हैं वो ज़्यादातर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो ज़मीन बना दी है वो दोबारा तो अब बननी नहीं है। तो हर बंदा उसके पीछे ही भागने की कोशिश करता है। और क्या इन्वेस्टमेंट प्लान्स हो सकते हैं पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी के अलावा जो उनको फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग करें? देखिए, लोग कमोडिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड के अंदर कर लेते हैं, कुछ लोग स्टॉक्स के अंदर करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने वेल्थ क्रिएशन करनी है, देखिए 2-3 तरह के एसेट क्रिएशन होती है। अगर आपने वेल्थ क्रिएशन करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आप जनरेशनल तौर पे अपनी वेल्थ को बढ़ाएं, तो फिर अगर आपने रियल एस्टेट भी बाय करनी है तो इट शुड बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए करना है तो आप उससे थोड़े से टाइम के लिए पैसे तो कमा सकते हैं, बट जो जनरेशनल वेल्थ है, आप अमीर उससे नहीं हो सकते हैं। आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसको एटलीस्ट 10 साल 12 साल अपने पास होल्ड करना है। इतनी पावर होनी चाहिए, होल्डिंग पावर होनी चाहिए, ताकि 10 साल में जब आप और ग्रो करें, आपके बच्चे आपके साथ ग्रो करें, तो वो प्रॉपर्टी एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स हो चुकी हो। अच्छा, इसमें ये बताएं कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र किया, ये काम कैसे करता है? और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए लोग समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे और रातों रात अमीर हो जाएंगे। ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, रातों रात अमीर तो बंदा कहीं पे भी नहीं हो पाता। जो आप पैसे तो कमा लेते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म आपके नहीं चलते। जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, अभी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, जिसमें गोल्ड की लोग ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं, क्रूड ऑयल में करते हैं, सिल्वर में करते हैं। ज़्यादातर वैसे वहाँ पे गोल्ड की ही ट्रेड होती है। स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट लोग शेयर्स बाय करते हैं, वो डेली के हिसाब से ऊपर नीचे जाती है उसकी मार्केट, डॉलर के हिसाब से भी चलता है वो, तो उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। बट देखिए, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ वो स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छी है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज भी बहुत अच्छी है, बट आई बिलीव कि अगर कोई चीज़ आप देख नहीं रहे और आप उसको फील नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते, तो मेरे जैसे बंदे के लिए वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं है, क्योंकि मैं उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। तो आई सजेस्ट कि अगर आप वही पैसे किसी बेहतर जगह पे इन्वेस्ट कर दें, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें, किसी कोई प्लॉट वगैरह या कोई रियल एस्टेट के अंदर। इसमें भी तो फ्रॉड का है खदशा, लोगों के साथ काफ़ी फ्रॉड होता है। ज़मीन लोगों की फाइल फंस जाती है, या जो आप बिजनेस का बात कर रहे हैं उसमें भी फ्रॉड का तो है ही। देखिए, जहाँ लालची इंसान होता है वहाँ पे फ्रॉड, बेईमान भी वहाँ पे बैठा होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है उसको भी देखना चाहिए कि वो किस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आप 2-4 लोगों से मशवरा करके जाते हैं कि यार मुझे किस अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसी तरह जब आप किसी रियल एस्टेट एडवाइज़र के पास जाएँ तो आप उस किसी रेफरेंस वाले बंदे के पास जाएँ, थोड़ी अपनी भी रेकी करें कि वो आपको ज़मीन कहाँ पे लेके देना चाहता है।
कम पैसे हैं तो आप मत लें, अगर आपके पास पैसे हैं तो अच्छी जगह पे लें। कम पैसों के चक्कर में चीज़ मत खरीदें क्योंकि वो इवेंचुअली आपको लॉस ही देती है। अच्छा, बैंकिंग में भी ये आया था कि अगर लोगों के पास मिसाल के तौर पे 70 लाख है, 1 करोड़ है या 1 करोड़ से ज़ायद रकम है, तो बैंक सेविंग अकाउंट्स इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे थे कि लोगों ने वो सेविंग अकाउंट्स में पैसा रखवाना शुरू कर दिया था। ज़रा इस बारे में भी बताएं कि ये क्या मामला है, लोग अपने पैसे सेविंग अकाउंट्स में रखवा सकते हैं? देखिए, लोग बिल्कुल रखते हैं। अभी जैसे पिछले दिनों तो बैंक 24% तक दे रहा था और बहुत सारे बिजनेसमैन ने अपने बिजनेसेस को स्लो किया था और बैंक में पैसे रखे थे क्योंकि आपको वो नेट प्रॉफिट मिलता था। आपको किसी से जाके पैसे रिकवर नहीं करने थे, महीना खत्म होता था और 12:01 पे पहली तारीख को आपके अकाउंट में पैसे होते थे। टैक्स भी कट जाता था, वो प्रॉफिट भी था, वो मिल जाता था। तो बिल्कुल लोगों ने सेविंग्स में रखे हैं, लोगों को 24% तक इसके ऊपर अमाउंट मिली है। 10-10 करोड़ रुपया, 20-20 करोड़ रुपया लोगों ने बैंकों में रखा है और जिससे लोगों ने फायदा उठाया क्योंकि वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट थी। हम मुल्क के हालात अच्छे नहीं थे, कारोबार चल नहीं रहे थे, बैंक अच्छा पैसा दे रहे थे, तो लोगों ने बिल्कुल पैसा रखा उसके अंदर। उससे तबकाती नुकसान क्या हुआ? देखिए, उससे एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई, लोगों ने अपना काम खत्म किया, बिजनेसमैन ने अपना पैसा सिक्योर किया, लोग इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आए नहीं कि यार प्रॉपर्टी के अंदर पैसे ले लेने चाहिए या कमोडिटी के अंदर ले लेने चाहिए। लोगों ने वो चीज़ें जो है वो बैंक के अंदर डाल दी, उसके अगेंस्ट वो गेन लेते रहे। तो बिजनेस कारोबार पाकिस्तान में जो है पिछले 1 साल में कहाँ पे हुआ, लोग परेशान रहे, टेक्सटाइल सेक्टर परेशान रहा है, रियल एस्टेट का सेक्टर परेशान है, एग्रीकल्चर वाले परेशान है, फ्रीलांसर परेशान है। तो हर बंदा परेशान ही था पाकिस्तान में बिकॉज बैंक जब भी किसी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी हाई होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे कारोबार अच्छा नहीं चल सकता। इसलिए आप देखेंगे यूएस में, यूरोप में, ब्रिटेन में, गल्फ में ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है 4-5-6% के राउंड ही घूमती है। हम 24% पे मौजूद थे और आज भी हमारी तकरीबन 12.5-12.5% है। जब तक हम सिंगल डिजिट में नहीं आएंगे, लोग कारोबार बैंक से पैसा नहीं लेंगे कारोबार करने के लिए, अपने पैसों को चलाएंगे नहीं क्योंकि बैंक से आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा होगा। अरे सर, स्टेट बैंक को ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए जिनमें वक्त भी कम लगे और फायदा भी ज्यादा हो ताकि पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो? देखिए, स्टेट बैंक को सबसे पहले तो ये चाहिए कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर लेके आए पूरे मुल्क को। मैं आज से कोई 7-8 साल पहले यूरोप गया था, तो आप यकीन करें रॉटरडैम के अंदर में था और वहाँ पे कोई भी स्टोर, कोई भी रेस्टोरेंट आपसे कैश पैसे नहीं लेता था, सिर्फ क्रेडिट कार्ड के ऊपर या डेबिट कार्ड के ऊपर चलते थे। ये करने से आपके टैक्स रिफॉर्म्स, आपकी टैक्स कलेक्शन अच्छी हो सकती है। ऑब्वियसली कैशलेस होगा तो सिक्योरिटी भी उसके अंदर इंक्रीज़ हो सकती है। तो डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर हमें आना पड़ेगा। डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर जब आएंगे तो हमारे जो फ्रीलांसर है उसको भी फ़ायदा होगा। उसके बाद स्टेट बैंक को चाहिए कि हमारे रिजर्व्स को बेहतर तरीके से मैनेज करें। जितना यहाँ एक छोटा सा सवाल है, थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा फ्रीलांसर्स के लिए। फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम का शिकार होते हैं कि उनकी पेमेंट्स बाहर से नहीं आती। स्टेट बैंक ऐसा क्या काम करे कि फ्रीलांसर्स के लिए आसानी हो जाए उनकी पेमेंट्स के लिए? देखिए, स्टेट बैंक उसके अंदर सबसे पहले तो ये कर सकता है कि उनको टैक्स के ऊपर रिफॉर्म्स करें। वो डरते हैं इसलिए कि यार पैसा यहाँ पे आ जाएगा तो हमें बताना पड़ेगा कि ये पैसा क्यों आया, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्रीलांसर को रिकग्नाइज किया ही नहीं जाता अभी तक। तो जब तक हम उनको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, वो आप देखें दुबई में पैसे लेके आते हैं, दुबई ने अब वहाँ पे फ्रीलांस वीज़ा इशू कर दिया है कि जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो दुबई में आके वीज़ा लें, वहाँ पे रहें या ना रहें, लेकिन वहाँ पे अपनी रिहाइश भी ले सकते हैं, बैंकिंग भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? ये सारे काम पाकिस्तान भी कर सकता है। लेकिन जो फ्रीलांसर की हमने जैसे बात की है कि उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनको रिकग्नाइज करना चाहिए, उनकी पेमेंट्स के ऊपर हम लिमिट्स लगा सकते हैं कि अगर लेट्स से किसी का साल में $1 लाख तक आ रहा है तो स्टेट बैंक उसको नहीं पूछेगा। बट चूंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में टेररिज्म इतना होता रहा है तो हुकूमत भी डरती है, स्टेट बैंक भी डरता है कि अगर ये पैसा किसी ने फ्रीलांसिंग के थ्रू पाकिस्तान में टेररिज्म के लिए मंगा लिया तो ऑब्वियसली इसके ऊपर हमें टाइट सिक्योरिटी चेक्स रखने हैं। जो फ्रीलांसर है उसको रिकग्नाइज करेंगे तो हमें पता लगेगा कितने फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, किसका पैसा आ रहा है, पैसे की जो मनी ट्रेल है जैसे बाहर होती है उसके ऊपर हम ट्रैक करेंगे। और हो सकती है पाकिस्तान में, क्यों नहीं हो सकती, अच्छे अच्छे लोग हैं, अब हुकूमत के पास अच्छे टैलेंट है जिसको वो यूटिलाइज कर सकती है। तो इस तरह हम बेहतर कर सकते हैं इसको। आप क्या समझते हैं कौन सा बिजनेस इस वक्त करना चाहिए और कौन सा ऐसा फ्रीलांस काम करना चाहिए जिससे लोग अच्छा कमा सकें? अच्छा, अभी तो आजकल वैसे कोई काम भी नहीं चल रहा पाकिस्तान में, लेकिन ये है कि देखें काम करने वाले के लिए दुनिया में काम की कमी नहीं है। देखें अल्लाह ताला ने सब इंसानों को जहन एक जैसा दिया है, नीयत और कोशिश सिर्फ हमारे अपने हाथ में है। तो जिसकी नीयत जितनी अच्छी होती है, जिसकी कोशिश जितनी अच्छी होती है, अल्लाह ताला उसको उतनी ही कामयाबी देता है। कुरान में भी लिखा है कि मैं आप जितनी कोशिश करोगे आपको उसके बदले में रिस्क दूंगा और रिस्क का वादा किया गया है। तो देखें जो फ्रीलांसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। घर में बैठी जो ख़वातीन हैं वो अपने फ़ूड के चैनल्स बना सकती हैं, अपने फ़ूड डिलीवरीज़ का काम कर सकती हैं, टेलरिंग का, सिलाई कढ़ाई का काम किया जा सकता है। बच्चों के लिए कोई
आप समझे ट्यूटरिंग ऑनलाइन की जा सकती है। इंडिया के अंदर इसका बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत बड़ी $multi-billion कंपनीज बन चुकी हैं अब, तो वो सारे ऑनलाइन ट्यूटर्स ही वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो फ्रीलांसर के पास की बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी, और आपको बताऊँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो 5 करोड़ 15 साल से 25 साल के दरमियान हमारी तकरीबन कोई 5 करोड़ 10 करोड़ की आबादी है। तो ये सारी आगे ग्रो करनी है और इनको सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है। तो जब तक हुकूमत इसके ऊपर काम नहीं करेगी, यंग जनरेशन इमरान खान को क्यों इतना पसंद करती थी, क्योंकि इमरान खान साहब उनकी एड्रेनलिन को रश करते हैं और उनको उस चीज़ को पिन पॉइंट करते हैं, जब भी वो उनको पसंद करते हैं लोग। ये यंग जनरेशन का आपने बात की कि इमरान खान को पसंद करती थी। इमरान खान ने फ्रीलांसर्स के लिए ऐसा क्या काम किया, ये यूथ के लिए ऐसा क्या किया है जो यूथ इतनी उनकी दीवानी है? देखिए काम तो उन्होंने, देखें फ्रीलांसर्स को तो उन्होंने प्रमोट किया, वो यूट्यूबर्स के साथ, उन्होंने यूट्यूबर्स के साथ मिलना शुरू किया, उन्होंने टिकटॉकर्स के साथ मिलना शुरू किया। तो वो जो जो यूथ कोई भी नया काम करती थी वो उसमें इंटरेस्ट लेते थे। देखें वो एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट जो हमारा खेल है पाकिस्तानी, उसके ऊपर बहुत दीवाने हैं, तो लोग उनसे रिलेट करते थे। उनको पता था कि जो एक यंग लड़का या लड़की है उसको उसके पैशन को इग्नाइट कैसे करना है। वो रिफॉर्म्स चाहता है पाकिस्तान के अंदर, वो जो सियासत है हमारी एक फैमिली फ्यूडलिज्म से वो छुटकारा चाहता है, वो उसको टैप करते थे बार बार। और इससे हमारे जो यूथ थी उसको उसकी पैशन उसका इग्नाइट होता था, उसको एड्रेनलिन रश मिलता था, जब भी लोग उनके पीछे जाते हैं। देखिए जो भी यंग बंदा है वो खुददार होता है, उसके अंदर गैरत होती है। बुढ़ापे में जाके आप थोड़ा सा माइल्ड डाउन हो जाते हैं। जब आप जवानी के अंदर होते हैं 15 साल से 40 साल के दरमियान में, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन होता है और आपकी गैरत बहुत ज़्यादा होती है, आपके अंदर मुकाबला करने की सकत बहुत ज़्यादा होती है। तो इमरान खान वो लोगों को करके दिखाते थे, वो उनके साथ उस तरह रिलेट करते थे, इसलिए यूथ जो है वो ज़्यादा उनके पीछे जाती थी। मेजर गलतियां जो ये हुकूमत कर रही है यूथ के साथ, या कुछ ऐसी गलतियां जो मौजूदा हुकूमत को, पीएमएलएन की जो हुकूमत है उसको नहीं करनी चाहिए, वो क्या है इकॉनमी के रिलेटेड? देखिए सबसे पहले तो मैं अगेन आऊँगा, जो इन्होंने फायरवॉल का भी शुरू किया है, मुझे नहीं पता कि फायरवॉल इन्होंने किससे बनवाई है, कैसे बनवाई है, या तो उनसे गलत बन गई है या कुछ ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गई है, जिसकी वजह से हमारी इंटरनेट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा देखिए, जो हमारी यंग जनरेशन है वो क्यों ज़्यादा नाराज़ है, एक तो इसलिए कि जो हमारी फायरवॉल का भी काम शुरू किया गया, आई थिंक वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं फायरवॉल में बहुत ज़्यादा, या कोई गलत उन्होंने स्टेप उठा लिया उसके अंदर। तो इंटरनेट तो सबको चाहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब इस्तेमाल करते हैं, आप एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इस्लामिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पोर्ट्स देखने के लिए करते हैं। तो ऑब्वियसली हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा लोगों को रिलीफ दें, फ्रीलांसर्स को रिकग्नाइज़ करें, जो यंग जनरेशन है रियल एस्टेट का जो सेक्टर है उसके अंदर प्रमोट करें, ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए क्रिएट हों। जब लोगों के लिए, यंग जनरेशन के लिए एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में क्रिएट होंगी, तो लोग अपना मुल्क छोड़ के जाना नहीं चाहते। इसीलिए लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। उनके जो एक बंदा कमाने वाला, उसने 5 बंदों को पालना है, अगर 50,000 रुपये भी लेगा तो बेचारा कैसे काम करेगा। तो हुकूमत को चाहिए कि यंग जनरेशन के लिए काम करे। मरीम नवाज़ कोशिश तो कर रही हैं, बट सिर्फ मरीम नवाज़ के करने से नहीं होगा, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए। हमारे जो बाकी भी सूबाओं के वज़ीर हैं, हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनको सोचना चाहिए कि आगे यूथ नहीं चलाना है। इन सब लोगों ने तो 5-10 साल के बाद जो है काम नहीं करना, यूथ के ऊपर ही काम होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने फ्रीलांसर्स की बात की, आप फ्रीलांसर्स को मोटिवेट भी कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा टॉपिक से हट के सवाल करना है। शब्बर जैदी साहब हमारे लेजेंड है, इकॉनमी के बड़े एक्सपर्ट हैं, वो एफबीआर पे जोर देते रहे। इमरान खान साहब कहते रहे कि एफबीआर को बंद कर दो, वो जोर देते रहे एफबीआर को चलना चाहिए। तो इससे एफबीआर से कोई फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को? देखिए अभी तक तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह फ़ायदा नहीं हुआ, बट टाइम के साथ एफबीआर में रिफॉर्म्स आ रहे हैं। शब्बर जैदी साहब ने अपने तौर पे बिल्कुल यकीनन कोशिश की होगी, बट वो नहीं चल सके। अब वो बाहर जाके ऑब्वियसली वो बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनको किस तरह की मुश्किलात पेश आई। तो आई थिंक अगर वो जब बैठे हुए थे सीट पे, तो उनको चाहिए था कि इंस्टेड ऑफ छोड़ के जाने पे वो वहाँ बैठ के उसको रिफॉर्म्स करने की वहाँ पे कोशिश करते। गॉड नोज बेटर उन्होंने कितनी कोशिश की, कितनी नहीं की, जल्दी हिम्मत हार गए या जल्दी चले गए, ये वही बता सकते हैं। बट आई थिंक देखें एफबीआर, हमारा मुल्क भी इतना पुराना नहीं है, अभी 70-75 साल ही हुए, ऐसा ऐसा रिफॉर्म्स आ रहे हैं। बैंक अकाउंट आज से 5 साल पहले खोलना कितना आसान था, आप जाके सिर्फ अंगूठा भी नहीं लगाते थे साइन करके। अब आज बैंक अकाउंट खोलने के लिए वेरिफिकेशन होती हैं, टैक्स की जो है हमारी ऑनलाइन की बनती जा रही है, सिस्टम आ रहा है, सिस्टमेटिक होता जा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता एफबीआर को भी टाइम चाहिए। बट अगेन हमारा जो मेजर कॉज है पीछे जाने का, वो ये है कि हमारे रिफॉर्म्स के अंदर कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है।
2-3 साल के लिए आते हैं, अपना काम करते हैं, नए लोग आते हैं, फिर वो अपने हिसाब से दोबारा काम करते हैं। जो हमें सबसे ज़्यादा जो यंग जनरेशन की जो आप समझ लें कि जो एक डीमोटिवेशन है और उनको जो एक मिसट्रस्ट है वो ये है कि यार हर 2-3 साल बाद ये चेंज हो जाते हैं, फिर आते हैं और हमारे लिए कोई काम नहीं कर पाता। तो जब तक सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी, मेंटेनेंस नहीं होगी किसी भी चीज़ पे, हम एज अ कंट्री एज अ नेशन ग्रो ही नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो मसाइल दरपेश क्या थे एफबीआर को, इमरान खान क्यों ये चाहते थे कि बंद कर दिया जाए? देखिए, एफबीआर सबसे बड़ा तो ये था, हम टैक्स रिफॉर्म्स नहीं कर पा रहे थे, टैक्स कलेक्शन नहीं की जा रही थी हमारे मुल्क में। तो वो इससे फ्रस्ट्रेट थे कि वो कहते थे जब ये इदारा काम ही नहीं कर रहा तो इसका फ़ायदा क्या है। बट फिर टैक्स कलेक्शन करेगा कौन? अगर एफबीआर नहीं होगा तो सूबाओं से कौन कौन करेगा, फेडरल की कौन करेगा? तो हमें एक इदारा तो चाहिए। अगर एफबीआर नहीं है तो कोई और तो हमें चाहिए, कोई और तो चाहिए। इंटरनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कोई ना कोई तो हमें चाहिए। तो इसलिए हमें इदारा तो चाहिए, तो हमें उसके अंदर रिफॉर्म्स चाहिए, जो लोग बैठे हैं वो नीट एंड क्लीन हो, उनके ऊपर अपने कोई बात ना है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जो भी हेड बनता है वो रिफॉर्म्स करने की कोशिश करता है, जो उसके जो मुखालिफ हैं वो उसके लिए कोई चीज़ें निकाल के ले आते हैं, तो उसको स्टेप डाउन करना पड़ता है। जैसे शबर जैदी साहब ने बात की थी कि जब मैंने प्रॉपर्टी के ऊपर जाने की कोशिश की तो मुझे ऊपर से कहा गया कि यार इस पे हमारे लोग बैठे हैं, इसके ऊपर काम मत करो। तो इस तरह की चैलेंजेस जब हमें फेस आएंगे तो कोई भी अच्छा बंदा बेचारा बैठ के कैसे काम करेगा। अच्छा, अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट है वो ये है कि लोगों की सिम्स ब्लॉक कर दी हैं, लोगों को काफ़ी ग्रिप में लेके आए हैं टैक्स कलेक्शन में। कितना टैक्स कलेक्ट हो चुका है अभी तक? देखिए, अभी तक तो जो हमारा, अभी वो कह तो रहे हैं कि जी हमारा सबसे ज़्यादा इस साल का जो है वो हमने टैक्स रिकॉर्ड ब्रेक किया, बट उसके अंदर ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है कि टैक्स बढ़ाया कितना गया था। जो पिछले साल जिस चीज़ के ऊपर 5 रुपये टैक्स है, अगर आज उसके ऊपर 15 रुपये टैक्स है तो ऑब्वियसली जो हमारा टैक्स है वो ज़्यादा ही इकट्ठा होना है। बट देखिए, हमारे अंदर जो सबसे जो बड़ा एक मेजर इशू है वो नॉन फाइलर का है। नॉन फाइलर का, जो ट्रेडर्स हैं वो हमारे नॉन फाइलर अभी तक बनना चाहते हैं, वो फाइलर के नहीं आना चाहते। जो हमारे प्रॉपर्टी का तबका है उसके अंदर हमारी जो प्रॉपर्टी की सेल है, परचेज है, वो अभी भी एफबीआर या डीसी वैल्यू पे हो रही है। अगर डीएचए का प्लॉट 4 करोड़ रुपए का है तो उसकी टैक्सेशन जो है वो 2 करोड़ रुपए के ऊपर हो रही है। अच्छा, तो लोग टैक्स देना चाहते हैं, बट अगर आप अच्छे टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे, ट्रेडर फ्रेंडली कोई पैकेजेस लेके आएंगे, आपके ट्रेडर को भी पता हो कि यार अभी भी वहाँ पे कैश पे काम करते हैं। कौन से पैकेजेस होने चाहिए जो ट्रेडर फ्रेंडली हो? देखिए, आप उनको कोई लिमिट दे सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि जी इतने करोड़ तक का आप काम करेंगे, आपका 2% का टैक्स है। अगर आप इतने करोड़ तक काम करेंगे आपका 10% टैक्स हो जाएगा। ये पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। ये टैक्स ब्रैकेट्स बनाए जाते हैं कि जो छोटे तबके का बिजनेसमैन है उतने इतना टैक्स देना है, जो बड़े तबके का। अगर आप एक फ्लैट रेट रख देंगे तो लोगों के लिए मुश्किलात होंगी। करप्शन ख़त्म करनी पड़ेगी। जब डिजिटलाइजेशन होगी पेमेंट्स की तो करप्शन ख़त्म होनी पड़ेगी। आई थिंक हमें जो 5,000 रुपये का नोट है, आई थिंक उसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि करप्शन उसकी वजह से बहुत होती है। अगर आपने किसी को 5 लाख रुपए भी देने हैं तो 100 नोट देंगे, आपका मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर आप 1,000 रुपये का नोट है तो हमें लगता है इस तरफ जाना पड़ेगा। कोई ऐसे रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। सिम ब्लॉक करना ठीक है, आप उसको फ्रस्ट्रेट करेंगे, वो किसी और के नाम पे ले लेगा। एक बंदे ने 5-5 तो सिमें निकलवाई हुई अपने नाम पे। जो हमारा 20-25 हज़ार पे जो बंदा पैसे कमाता है, जो ड्राइवर्स हैं, जो कुक्स हैं घरों के अंदर, जो डोमेस्टिक स्टाफ है, वो तो टैक्स नहीं पे करते। तो आप क्या उनके भी नंबर बंद कर देंगे? करेंगे क्या? तो मेजर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। ये छोटे छोटे रिफॉर्म्स के साथ हमारी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं आ सकती। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर डरता क्यों है? इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो या लोकल इन्वेस्टर हो, वो इन्वेस्ट करने से पहले डरता क्यों है? टैक्स उसकी एक मेजर रीज़न है। देखिए, जो बिजनेसमैन होता है ना वो टैक्स से घबराता नहीं, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं पैसे कमा लूँगा। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो इसलिए घबराता है कि हमारी करेंसी की डिवेल्यूएशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई $5 लाख भी लेके आया है तो वो 5 साल भी उसने यहाँ पे रखे हैं तो वो इतने डिवेल्यू हो जाने कि वो 2-2.5 लाख डॉलर रह जाना है उसका। तो वो डरता तो वो इसलिए। फिर इन्वेस्टर्स डरते इसलिए कि यार अगर हम हुकूमतों के प्रोजेक्ट्स के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो ये तो 3-4 साल के बाद बदल जाते हैं, तो हमारे पैसे का फिर क्या बनेगा? सस्टेनेबिलिटी इनके अंदर है नहीं, रिफॉर्म्स ये कर नहीं पाते हैं। इनके पास जो है वो फार्मूलाज, कोई लॉन्ग टर्म फार्मूलाज इनके पास नहीं है। अच्छा, फिर ये जो है पपेट्स होते हैं, ये काम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए लोग जो है ना वो घबराते हैं इनके साथ। बट अगर आप ये देखें, हमारे लाहौर के डेमोग्राफिक्स अगर आप देख लें, कितनी कच्ची आबादियाँ हैं यहाँ पे। अगर हुकूमत यहाँ पे कच्ची आबादियों के ऊपर प्राइवेट डेवलपर्स के साथ मिल के कोई रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे तो लोग टिकटों की तरह वो प्रोजेक्ट खरीदेंगे, क्योंकि हुकूमत के पास पैसा भी है, हुकूमत लोगों को डिलीवर भी कर सकती है। सिर्फ हुकूमत को सीरियसनेस दिखाने की ज़रूरत है। कोई भी हुकूमत हो, चारों सूबों की हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, वो ये काम कर सकते हैं। आपको जो आपका छोटा लोकल इन्वेस्टर है उसको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। जो प्राइवेट डेवलपर है, मैं एक प्राइवेट डेवलपर हूँ, लोग हमारे साथ काम करते हैं, तो आपने लोगों को रिलायंस देनी है, आपने उनको रिलायबिलिटी देनी है, ट्रस्ट का फैक्टर उनको गेन करवाना है। सर, यू आर इंसिस्टिंग ऑन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, तो
पाकिस्तान के अंदर ग्रीनलैंड ऑलरेडी ख़त्म होती जा रही है, ग्रीनलैंड के ऊपर सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं, तो ये भी तो एक ख़तरनाक चीज़ है ना, ये भी तो एक नुकसानदेह चीज़ है। 100% नुकसानदेह। और आप ये देखें कि अब लाहौर जो है वो कामों की शादरे से आगे निकल गया और वहाँ पे भी लोग अब जो है मुरीद के में भी लाहौर बना के सोसाइटीज़ को बेच रहे हैं। इस तरफ से DHA को हम बरकी तक पहुँच चुके हैं। तो नुकसान तो है, इसलिए अब हमें वर्टिकल लिविंग की तरफ आना पड़ेगा। हमें जहाँ पे आप 200 कनाल के ऊपर लोगों को आबाद कर सकते हैं, उतने ही लोगों को 10 कनाल के ऊपर आप 2-3 अच्छे रेजिडेंशियल टावर्स बना के आप काम कर सकते हैं। अपार्टमेंट्स की तरफ आना पड़ेगा क्योंकि जो यंग जनरेशन है, अर्बनाइजेशन जिस तरह हो रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये 5-7 करोड़ हमारी 15 से 25 साल के अंदर आबादी है, तो इसमें आगे 2.5-3 करोड़, 10 साल के बाद 2.5-3 करोड़ शादियाँ होनी है, इनकी फैमिलीज बननी है, तो ये कहाँ पे जाके रहेंगे जब तक वर्टिकल लिविंग में नहीं आएंगे। और हुकूमत को इसको प्रमोट करना पड़ेगा। आपने टैक्स चोरों की भी बात की, टैक्स चोर को कैसे पकड़ा जाए, उसकी क्या तरीक़ेकार है? हमारे यहाँ देखा जाता है कि लोग काफ़ी टैक्स चोरी करते हैं, तो उसका एक कोई ऐसा तरीका जो हुकूमत भी करे और पता चल जाए कि ये टैक्स चोर है। देखिए, टैक्स चोरी तो दुनिया भर में होती है, ऐसी ये कोई नई बात नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है। लोग टैक्स पे करना चाहते हैं। जो हमारे अच्छे बिजनेसमैन हैं, जो छोटा बिजनेसमैन है या बड़ा बिजनेसमैन है, वो सब टैक्स पे करना चाहते हैं। बट वो ये भी चाहते हैं कि अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो जो हमसे ऊपर लोग बैठे हैं वो भी हमारे जितना ही बर्डन या पेन ले रहे हो, वो हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी उतनी ही पेन ले रहे हो, उनको भी उतनी ही तकलीफ का सामना करना पड़ा और हमें उस टैक्स के बदले में रिलीफ मिल रहा हो। तो टैक्स चोरी कोई क्यों करेगा? अमेरिका में भी टैक्स चोरी नहीं है, इसको टैक्स अवॉइडेंस आप कह सकते हैं। आप इसको टैक्स थेफ्ट नहीं कह सकते, इसको आप टैक्स अवॉइडेंस कह सकते हैं कि अगर मेरा 5 करोड़ टैक्स बनता है तो क्या मुझे कानून के अंदर इस चीज़ की इजाज़त है कि मैं अपने खर्चे बढ़ा के अपने टैक्स को 3 करोड़ पे ले आऊँ? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जहाँ तक टैक्स चोरी की बारी है, जो बंदा बिल्कुल ही टैक्स नहीं दे पा रहा, तो बिल्कुल हुकूमत को सख्ती से उसके साथ पेश आना चाहिए। अगर उसका टैक्स बनता है और हुकूमत समझती है कि आप वो ले सकती है, तो हुकूमत को उसके बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने चाहिए और डिफरेंट है, उसको सज़ा होनी चाहिए डिफरेंट, उसके आप ले सकते हैं उसके ऊपर। डेवलप कंट्रीज़ में टैक्स अवॉइडेंस की कितनी सज़ा है? देखिए, टैक्स अवॉइडेंस कुछ हद तक तो लीगल भी है, क्योंकि अगर आप देखें बिजनेस आप करते हैं और आप के अखराजात बिजनेस के उस तरह हैं, जो अनफॉर्चुनेटली जो नौकरी पेशा तबका है उसके पास टैक्स अवॉइडेंस की गुंजाइश नहीं, क्योंकि उसका तो एडसोर्स टैक्स कट जाता है। बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी, उसके अगर खर्चे जो हैं वो 1 करोड़ हैं और वो अपने अखराजात को 1.5 करोड़ दिखा देता है और उसको लॉ के अंदर इजाज़त की जाती है, तो इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। आप टैक्स पे कर रहे हैं, आपको लॉ के अंदर इस चीज़ की कानूनियत मिलती है कि आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सर थोड़ा सा आते हैं हम ट्रेडिंग के ऊपर। इज़ इट रियली वर्थ कि हमें इंडिया के साथ ट्रेडिंग अपनी करनी चाहिए और भारत के साथ हमें ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है अब हमारी इकॉनमी के लिए? देखिए, अगर हमारा हो जाए तो अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पर्सनली ये लगता है कि हम हमेशा पहल ही करते हैं और वो हमेशा हमें नुकसान देने वाली बात ही करते हैं। जैसे अभी आप देख लें क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने कह दिया कि वो नहीं आना चाहते, और आई थिंक हमने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया कि अगर वो नहीं आना चाहते तो आगे से हम भी नहीं जाएंगे। इसी तरह अगर हमारा ट्रेड उनके साथ हम ओपन करना चाहते हैं और वो नहीं करना चाहते, तो फिर हमें भी उनको हेड ऑन लेना चाहिए और हमें उनके साथ जो है वो ताल्लुकात ख़त्म कर देने हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। दोनों तरफ से होने चाहिए। आप यूरोप देख लें, आप US कनाडा को देख लें, आप गल्फ़ में देख लें, वो फ्रीली एक दूसरे के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। अगर इंडिया के साथ भी हमारा हो जाएगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली हो भी नहीं सकता क्योंकि हमारा मज़हब अलग है, हमारे उनके साथ कॉन्फ्रंटेशन बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक अब इट्स टाइम कि वी शुड टेक देम हेड ऑन। अगर वो नहीं करना चाहते तो हमें भी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी सिर्फ कहना ही नहीं है, हमें फाइनेंशियली भी दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि लोग हमें भी उसी इज़्ज़त की निगाह से देखें जिस तरह उनको देखते हैं। वरना हम पीछे जिस तरह होते जा रहे हैं, हम जितना मर्जी लड़ लेंगे उनके साथ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हमसे आगे ही रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की, थोड़ा सा इस पर भी आते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आ रही है, क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं अगर पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है और हाइपोथेटिकली इंडिया भी मान जाता है पाकिस्तान आने के, तो पाकिस्तान की मईशत उससे परवान चढ़ेगी? देखें, बिल्कुल चढ़ेगी, क्योंकि एक तो सबसे पहले दुनिया को मैसेज जाएगा कि वी आर अ सेफ कंट्री। हमारे लोग स्टेडियम्स में भर के मैच देखने के लिए जाएंगे और सारी टीम्स को प्रमोट करेंगे। हमारे लोग इतने खुले दिल के हैं कि चाहे इंडिया भी आए या कोई भी टीम हो, लोग उनको प्रमोट करने के लिए जाते हैं, सपोर्ट करने के लिए जाते हैं। तो दुनिया को एक सबसे पहले मैसेज जाएगा कि यार हम एक सेफ कंट्री, जहाँ पे दुनिया भर के बड़े बड़े स्टार्स खेलने आए हुए। हमारे रेस्टोरेंट्स में काम बढ़ेगा, हमारी ट्रैवलिंग में बढ़ेगा, हमारा टूरिज्म में बढ़ेगा, हमारी इकॉनमी को बेहतर होगा। बिल्कुल, आप देखें जैसे सऊदीया ने अभी 2034 का वर्ल्ड कप के लिए जीता है। ऑब्वियसली इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है जब भी उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, और हमें भी ज़रूरत है। अगेन आई से कि हमें सेल्फ डिपेंडेंस की ज़रूरत है। हम लोगों पर रिलाई नहीं कर सकते, हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा और एज अ नेशन खड़ा होना पड़ेगा।
पाकिस्तान के अंदर डिपार्टमेंटल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी ज़रूरी है ताकि लोग सेल्फ सपोर्ट हों और हमें रेवेन्यू भी आए, इससे रेवेन्यू भी आए हमें? देखिए क्रिकेट जो डोमेस्टिक क्रिकेट है हमारे मुल्क में, जो हमारे डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट होती रही है, उनसे गवर्नमेंट कैसे पैसा कमा सकती है? देखिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट में तो उसमें इतना स्टेक नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी उसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट की भी यही ख्वाहिश होगी कि जो हमारे छोटा जो स्पोर्ट्समैन है उसको वहाँ पे प्रमोट कर सकें, उनको भी वहाँ पे टैक्स नेट के ऊपर छूट दें, इदारों को छूट दें ताकि वो अपनी टीम्स को प्रमोट करें, स्पोर्ट्स का कल्चर भी लेके आए उससे। जैसे इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने डिपार्टमेंट्स की टीम खत्म कर दी थी, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ थे, बट आई थिंक कि वो एक अच्छा था, क्योंकि उससे हमारा जो टैलेंट था वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्क्रूटनाइज होकर आगे आ सकता था। लेकिन उसके अंदर एक नुकसान ये था कि जो अगर 25 डिपार्टमेंट थे तो फिर सिर्फ 6 टीमें रह गई थी। तो आई थिंक ये अगेन, जैसे इमरान खान साहब आए, उन्होंने इसको बना दिया, इमरान खान साहब गए, दोबारा से चेंज हो गया। तो अगेन हमारे अंदर कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है। हुकूमत को इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। हुकूमत को बेसिकली हर जगह पे ही काम करना है अभी, उनको काम ही करना है सिर्फ, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी बाकी सारी चीज़ों में जो है वो मसरूफ़ है और काम नहीं कर रहे। सर, ये जो हमारा PSL है, इससे हमारी फाइनेंशियल पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा पहुँचा है या हमारे अखराजात मज़ीद बढ़े हैं? बिल्कुल मेरे ख्याल है फ़ायदा पहुँचा है, क्योंकि एक तो PCB जो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी नहीं सॉरी, इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी है, और अपने अखराजात खुद उठा रही है। हमारे बड़े प्लेयर्स बाहर से आते हैं, दुनिया देखती है, और इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी भी हमें इसीलिए मिली क्योंकि PSL पाकिस्तान आई। जब बड़े क्रिकेटर्स पाकिस्तान आए, उन्होंने आके देखा कि यार पाकिस्तान सेफ कंट्री है, और मुझे मौका मिला एक दफ़ा, जो पहला PSL का फाइनल था उसमें मुझे मौका मिला PCB के साथ काम करने का। मैंने देखा कि PCB ने मैं जो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे उस वक्त में, उनका एक लाइजन ऑफिसर की ड्यूटी मुझे मिली थी, तो मैंने उनके साथ टाइम गुजारा, 3-4 दिन गुजारे, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि PCB ने और गवर्नमेंट ने उस वक्त कितनी ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत की है। नजम सेठी उस वक्त चेयरमैन थे, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उसको सिक्योर इवेंट बनाने के लिए, और अभी भी जब भी PSL के टूर्नामेंट्स होते हैं तो हुकूमत बेशुमार काम करती है इसके ऊपर। तो ये हमारा एक अच्छा मैसेज दुनिया को जाता है, और आई थिंक बिल्कुल इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। हमारे मुल्क में इसको बहुत प्रमोशन मिलती है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इमरान खान को हटाया गया और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब आए, मिफ्ता इस्माइल साहब का हम सब जानते हैं, लेकिन यकायक डार साहब को, इसहाक डार साहब को बुलाया गया, तो वो क्या स्टोरी थी? उससे कोई फ़ायदा हुआ या मिफ्ता साहब सही काम नहीं कर रहे थे? देखिए आई थिंक जिस तरह जब उनको हटाया गया, तो जो गवर्नमेंट जब PDM की आई, तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि मिफ्ता इस्माइल साहब आएंगे और आके वो कोई ऐसा काम कर देंगे कि बिल्कुल लोगों को लगेगा, क्योंकि लोग बहुत नाराज़ हो चुके थे कि यार PDM की हुकूमत जब आई है इमरान खान के जाने से, तो वो ये समझ रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल साहब आएंगे और वो कुछ जादू करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट मिफ्ता इज़ अ स्मार्ट पर्सन, इज़ एन इंटेलेक्ट। उनको पता था कि यार ये इतना आसान नहीं है जितना ये करने की कोशिश मुझे बताया जा रहा है और ये मुझे कह रहे हैं, पुश कर रहे हैं। एंड आई थिंक उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर जब स्टैंड लिया, तो हमारे इसहाक डार साहब ने कहा कि जी मैं इसको खुद टेक ऑन करूँगा। आपको पता होगा कि इमरान खान की हुकूमत में तो पाकिस्तान में भी आना इजाज़त नहीं थी उनको, वो भागे हुए थे यहाँ से, भागे हुए थे, या उनको बेल मिली थी, जो भी थे। तो जब वो वापस आया तो उन्होंने आगे खुद इसको हेड ऑन किया, और उसके बाद जब अब नई हुकूमत बनी है तो ही ऑल्सो रियलाइज्ड कि यार ये दिस इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, ये पहले वाली बात नहीं है। इसको जो है इसमें चैलेंजेस बढ़ते गए, क्योंकि वक्त के साथ साथ मुल्क की हालात तब्दील हुए, इकनॉमिक सराउंडिंग्स हमारी चेंज हुई, दुनिया में इकनॉमिक्स चेंज हुई। तो अब हमारे दूसरे जो वज़ीर ख़जाना हैं, तो अब डार साहब जो हैं वो हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म लगे हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि वो फैमिली के एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो उनको एक इंपॉर्टेंट पोस्ट देनी है। तो इसलिए जो है, तो एज आई सेड अर्लियर कि ये अनफॉर्चुनेटली जो यूथ है वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करती है। दे नो कि यार ये फैमिली की इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इनको फैमिली के अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं मिलता। तो अनफॉर्चुनेटली उनका लैग कहाँ किया? वो मिफ्ता इस्माइल साहब कहाँ पे लैग किए? और फिर उसके बाद डार साहब भी बहुत बुरी तरह फेल हुए। तो एज ए इकोनॉमिस्ट आप क्या समझते हैं, गलतियाँ उन्होंने क्या की? देखिए जब हुकूमत चेंज हुई, जब PDM की हुकूमत आई तो उसके बाद जो डॉलर का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। तो आई थिंक जो उनका फर्स्ट जो मोटिव था वो ये था कि मिफ्ता इस्माइल इसको फ़ौरन नीचे लेके आए, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग इतना आसान नहीं था वो। तो फिर डार साहब ने खुद फैसला किया कि वो आएंगे, और जिस तरह पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि वो कंट्रोल करते हैं डॉलर के रेट को, तो वो कर लेंगे इसको, तो वो उस तरह भी नहीं कर सके। आप देखें हमारा डॉलर जो है वो अभी भी 270-80 के ऊपर ही बैठा हुआ है, 250 से नीचे आना बहुत मुश्किल हो गया था उसके लिए। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा फेल हुए, उन्होंने मिस कैलकुलेट किया। अगर वो 6 महीने या साल इंतज़ार कर लेते PDM की हुकूमत वाले, तो इमरान खान को शायद दोबारा वोट ही ना मिलते, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस, बट चूंकि उन्होंने उसको चेंज किया, वो ज़बरदस्ती उसके अंदर घुसे, उन्होंने सारा मलबा अपने ऊपर ले लिया अनफॉर्चुनेटली।
और इमरान खान के साथ सेंटिमेंट लोगों का जुड़ गया, प्रेशर सारा परफॉर्मेंस का उनके ऊपर आ गया। एंड आई थिंक दैट्स वे दे लैक, उनसे मिस कैलकुलेशन ही बहुत बड़ी, कि वो ये समझ रहे थे कि वो इसको आके ठीक कर लेंगे, लेकिन वो उनसे नहीं ठीक हुआ ये। डॉलर हमारा बतदरीज बढ़ता चला जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये क्या देखते हैं आप कि डॉलर अभी और मज़ीद बढ़ेगा या कम होगा? आई थिंक अभी इतना ही रहेगा, कम तो मुश्किल है कि हो, होपफुली ऊपर नहीं जाएगा। अभी 275-80 की इर्द गिर्द घूम रहा है, तो आई थिंक अभी तो इसकी सस्टेनेबिलिटी यहीं पे रहेगी। बट अनफॉर्चुनेटली अगर दोबारा से कोई हमारे यहाँ पे कोई गिमिक किया गया हुकूमत चेंज करने का या कोई इस तरह का काम हुआ, तो फिर बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, 300 भी क्रॉस करेगा। ये फ्लक्चुएशन आती क्यों है? डॉलर यकायक महंगा क्यों हो जाता है? इसकी क्या रीज़न है बिहाइंड? देखिए, इससे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है वो ख़राब होता है, हमारे जो लोन्स की रीपेमेंट्स हैं वो ख़राब होती हैं, हमें लोन मज़ीद लेना पड़ता है। तो इन चीज़ों को जो है ये फाइनेंशियल सारे फैक्टर्स जोड़े जाते हैं, हमारे पास पैसे कम हो जाते हैं, हम और मज़ीद लोन लेते हैं, हमें करेंसी छापनी पड़ती है उस चीज़ की वजह से। तो डिमांड एंड सप्लाई है सारा, जब हमारी करेंसी ज़्यादा छपेगी तो ऑब्वियसली डॉलर के अगेंस्ट उसकी वैल्यू जो है वो डिवैल्यू नहीं होती है। डॉलर जब महंगा होता है तो पाकिस्तानी मईशत के ऊपर क्या क्या असरात मुरतब होते हैं? देखिए, हम इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी अनफॉर्चुनेटली, तो जब तक हमारी 40-50-60% इंपोर्ट चाइना से या दूसरे ममालिक से आती रहेगी, तो ऑब्वियसली हमें जो है वो $1 की चीज़ एक ज़माने में 100 की मिलती थी, फिर 150 की हुई, अब आजकल वो 300 रुपये की तकरीबन मिलती है। तो ऑब्वियसली महंगाई तो बढ़ती है, हमारी आमदनी तो बढ़ नहीं रही। आप देख लें, जो चीज़ हमारे मुल्क में 1000 रुपये की थी, आज वो 5000 रुपये की है, बट डॉलर में तो उसकी वैल्यू उतनी ही है। अगर आप यूएस जाके भी देख लें, तो जो 10 साल पहले चीज़ों की वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट सेम है, जाए उसमें 5 या 10% चेंज आएगा। हमारे मुल्क में 300-400% चेंज आ गया है। तो जैसे ही डॉलर रुपी डिवैल्यू होता है, तो हमारी डेली नेसेसिटीज़ भी महंगी हो जाती हैं। तैमूर डार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक पॉडकास्ट में इतने डाइवर्सिटी के साथ हमने आज जितनी चीज़ें कवर की, इतनी ही मुमकिन थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद थे तैमूर डार साहब, इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं। आप देख रहे थे नियो प्लस का पॉडकास्ट। मैं हूँ खावर बुखारी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।